हेलो एवरीवन। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 उसका इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया था। और फिर मैंने कहा था कि हम आगे की क्लास में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का कुछ पार्ट पढ़ेंगे। तो आज हम वही शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट प्रिलिमिनरी। तो जो प्रिलिमिनरी में सबसे पहला सेक्शन है, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं सारे एक्ट में एक ही होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो इसका जो पहला सब क्लॉज है वो क्या कहता है कि इस एक्ट को हम किस नाम से जानेंगे या जाना जाएगा। तो इसको हम कहेंगे द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सब क्लॉज 2, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। एंड सब क्लॉज 3 कब इन्फोर्समेंट में आया, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930। अब जो हमारा सेकेंड जो हमारा सेक्शन है ये है डेफिनेशन क्लॉज। तो अभी हम यहाँ पे डेफिनेशंस को सारे को शॉर्ट में देख लेंगे कि क्या क्या डेफिनेशन हमको गिवन है, और आगे जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा वहाँ पे हम इनको डिटेल में और पढ़ते जाएंगे। तो मैं बता दूँ कि पूरे डेफिनेशन क्लॉज में टोटल 15 डेफिनेशंस हैं। तो क्या है, हम धीरे धीरे आगे देखते हैं। सबसे पहले है बायर की डेफिनेशन। तो बायर कौन होता है? बायर इज अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स। सेकेंड, डिलीवरी की डेफिनेशन। डिलीवरी मतलब कि वॉलंटरी ट्रांसफर हो रहा है पोजेशन का एक पर्सन से दूसरे पर्सन का तक। फिर डिलीवरेबल स्टेट में क्या होता है कि भाई गुड्स इस कंडीशन में है कि अब तो बायर बाउंड है टू टेक द डिलीवरी। आगे हम इसको और डिटेलिंग में पढ़ेंगे। फिर है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। तो ये हम पढ़ेंगे, ये बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट या फिर जो रेलवे रिसीट्स वगैरह ये सब है। तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ टाइटल, तो उसमें यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स आता है, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर फिफ्थ है फॉल्ट। फॉल्ट मीन्स कोई भी रॉन्गफुल एक्ट या डिफॉल्ट। फ्यूचर गुड्स भी हम आगे जब गुड्स के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। अभी मैं इतना बता सकती हूँ कि अभी वो मैन्युफैक्चर हुए नहीं है, होंगे आगे। अभी मेरे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेलर हूँ तो अभी सेलर के पास है नहीं, आएंगे, सेलर उनको एक्वायर करेगा। फिर सेवन जब हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ेंगे तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है 2 क्लॉज 7। क्यों करता है? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही गुड्स है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर गुड्स है, तो गुड्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे। फिर 8 है 2 क्लॉज 8। तो इंसॉल्वेंट क्या कहलाता है यहाँ पे? तो कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट होगा जो कि अपने डेट्स नहीं दे सकता इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो भी उसके ड्यूज हैं, तो ये एक एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी हो गया। फिर 2 क्लॉज 9 मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है कि जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसमें जो एजेंट है उसको अथॉरिटी है टू सेल द गुड, टू कंसाइन द गुड फॉर द पर्पस ऑफ सेल, टू बाय द गुड्स और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। ये उसके पास राइट है, एक तरीके का एजेंट है वो। ऑब्वियसली मर्केंटाइल एजेंट नाम आ रहा है उसमें। फिर प्राइस 2 क्लॉज 10। प्राइस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम एसेंशियल्स पढ़ते हैं ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो उसमें प्राइस आता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली ये सेल ऑफ गुड्स में एक मनी कंसिडरेशन होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है? जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स, नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या है कि जो भी उनके स्टेट या कंडीशन है वो क्वालिटी ऑफ गुड है। सेलर कौन है? जो सेल करता है या फिर एग्री करता है टू सेल द गुड्स। स्पेसिफिक गुड क्या है? जो आइडेंटिफाइड है, एग्री कर लिया है बायर ने कि भाई हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब हुआ कि हाँ भाई ये गुड है, हाँ ठीक है, ये मैं खरीदूंगा। अब 15 क्या कहता है कि जो भी वर्ड, जो भी एक्सप्रेशन इस एक्ट में डिफाइंड नहीं है लेकिन इस एक्ट में यूज हुआ है, तो हम उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, उसका मीनिंग क्या निकालेंगे, उसको इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे? तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन कर रखा है। ओके, तो ये हमारा पूरा सेक्शन 2 जो था हमने देख लिया है एक बार के लिए। अब हम आगे चलते हैं कि सेक्शन 3 क्या कहता है। तो 3 है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872। ठीक है, तो अब इसमें मोटी मोटी बात क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है उसका जो अनरिपील्ड पार्ट है, हमने कल की क्लास में देखा था कि रिपील्ड पार्ट कौन सा है? चैप्टर 7 जो है वो रिपील्ड पार्ट है। 65 सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने उसको रिपील कर दिया है। उसके अलावा जो अनरिपील्ड पार्ट है वो अभी भी
still apply to the contract of sale of goods. लेकिन अगर उसका कोई भी प्रोविजन, कोई भी पार्ट इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इन कॉन्फ्लिक्ट है विद द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और एनी अदर लॉ, तो जो हमारा स्पेशल लॉ है, स्पेसिफिक प्रोविजन है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का या एनी अदर लॉ का, वो प्रिवेल करेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेल नहीं करेगा, एज हम अनलेस वर्ड यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 3 तक पूरा पढ़ लिया है और यहाँ पे ही हमारा चैप्टर 1 भी पूरा हो जाता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 हमें बताता है, मतलब इसमें अलग अलग हेडिंग्स हैं अंदर ही। तो सबसे पहला हम देखेंगे जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कैसे होता है, इसमें सबसे पहले सेक्शन 4 में सेल और एग्रीमेंट टू सेल बताया है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब अगर मैं मोटी मोटी बात बिना इस डायरेक्ट के लैंग्वेज को पढ़े अगर मैं आपको बताऊं, तो सेल क्या होता है कि भाई मैं सेलर हूँ, अगला बंदा बायर है, मैंने इसको ऑफर किया कि भाई ये मेरा फ़ोन है, ये मुझे बेचना है और इस रेट में बेचना है, मैंने उसको ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया फॉर द फिक्स्ड प्राइस और उसी टाइम पे उसने मुझे पैसा दिया और मैंने उसको फ़ोन दे दिया, ये हो गया सेल। अब एग्रीमेंट टू सेल क्या है कि अभी सेल नहीं हो रहा है लेकिन एक फ्यूचर टाइम में होगा, अभी मैंने सिर्फ एग्रीमेंट किया है। जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी जब हम सेल का टॉपिक पढ़ते हैं तो यही आता है उसमें कि अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो अब क्लॉज वाइज देखते जाते हैं इसको। फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। सेलर एग्री करता है प्रॉपर्टी इन गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए फॉर अ प्राइस, ठीक है। There may be a contract of sale between one part owner and another। तो इस यहाँ पे क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा दोनों पार्टीज के बीच में। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, क्लॉज 2 बताता है कि एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। अब वहीं पे क्लॉज 3 क्या कहता है, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर। वही ट्रांसफर, उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कह देते हैं सेल। ट्रांसफर हो गई है, जो प्रॉपर्टी इन गुड है वो ट्रांसफर हो गई है, लेकिन जहाँ पे जो ट्रांसफर होगा वो इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम, ठीक है, और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन है कि ये कंडीशन है भाई, मेरी फ़ोन लेना है ना, फ़ोन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई शादी करनी पड़ेगी पहले मेरे फ़ोन को लेने के लिए, तो ये कंडीशन है भाई, तेरी शादी होगी तो मैं फ़ोन लूँगी, इस तरीके की। जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो जो मैंने एग्रीमेंट किया है वो पूरा हो जाएगा और ये फ़ोन मैं आपको सेल कर दूंगी। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एग्रीमेंट टू सेल होगा, ठीक है। अब एन एग्रीमेंट टू सेल becomes a sale when the time elapses or the conditions are fulfilled, subject to which the property in good is to be transferred। ये जो हमने देखा था, टाइम elapse होगा जब और जो कंडीशन होगी वो फुलफिल होगी तब अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा। ये पूरा हम देख चुके हैं, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक बार ये देख लेते हैं, what are the essentials for contract of sale। एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो बेसिस होना चाहिए ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पहले भी बताया था, प्राइस एक एसेंशियल है, पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। फिर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए। कैसा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, 4 क्लॉज 2 में हमने पढ़ा था, अल्टीमेट और कंडीशनल भी हो सकता है। और जितनी भी लेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए वो होने चाहिए। तो ये हमने एसेंशियल्स पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक हम छोटी सी टेबल के थ्रू डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले सेल जो है वो एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूट हो चुका है। और वहीं पे जो एग्रीमेंट ऑफ सेल है, इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अभी एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, होगा। फिर प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर,
व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जब कॉन्ट्रैक्ट बना जब ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है। लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होगी, किसी फ्यूचर डेट पे, ठीक है। फिर सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड एज द प्रॉपर्टी इज विद बायर, सेलर प्रॉपर्टी को दोबारा से किसी और चीज को रीसेल, किसी और पर्सन को रीसेल नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रॉपर्टी अब बायर की हो चुकी है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में कर सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी स्टिल रिमेन्स विद द सेलर। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लीज आप गुड्स को ही समझना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं तो हम। फोर्थ, रिस्क passes to the buyer as he becomes the owner। ये पूरा जो रिस्क passes to the buyer है, ये मतलब रिस्क passes to the with the transfer, ये आगे अलग टॉपिक आएगा जब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिसके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, जो ओनर बन जाता है, उसके पास रिस्क चला जाता है सारा, जो भी लॉस बियरिंग का रिस्क है वो सारा उसके पास चला जाता है। एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि रिस्क सेलर के साथ ही रहेगा क्योंकि अभी वही ओनर है। मैंने मेरा मोबाइल देने का ऑफर किया है, एग्रीमेंट किया है, मैंने अभी अपना मोबाइल दिया नहीं है, अभी तक मैं ही इसकी ओनर हूँ, तो यहाँ पे रिस्क भी सारा मेरा होगा। फिर है, अगर बायर के पार्ट पे ब्रीच होता है इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो सेलर जो है वो प्राइस और डैमेजेस दोनों के लिए सू कर सकता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, अगर बायर के पार्ट पे ब्रीच हुआ है तो सेलर सिर्फ डैमेजेस के लिए सू कर सकता है, प्राइसेस के लिए नहीं कर सकता है। ओके। सिक्स्थ क्या है, सेल में कॉन्ट्रैक्ट भी होता है प्लस कन्वेयंस भी होता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, एक प्योर सिंपल एग्रीमेंट होता है। अब यहाँ पे अगर गुड डिस्ट्रॉय होता है तो लॉस कौन बियर करेगा, बायर करेगा। सेम बात है जो फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ी थी कि रिस्क पास हो जाता है। अब भाई ओनर बायर बन चुका है, मेरा फोन बायर के पास जाने के बाद में चाहे टूटे फूटे कुछ भी हो, मैं तो सेलर हूँ, मेरा कोई रोल ही नहीं है इसमें। जब बायर के पास गया तो उसका रोल है, उसको सारे लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। वहीं पे एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल में ये होता है कि सेलर के पास ही प्रॉपर्टी रहती है, अगर एक्सीडेंट या फिर किसी भी तरीके से जो गुड है वो डिस्ट्रॉय हुआ तो सारा लॉस सेलर के ऊपर होगा। जो एग्रीमेंट टू सेल होता है वो जस्ट इन पर्सोनम होता है और सेल जो होता है जस्ट इन रेम होता है। आगे एक और हम डिफरेंस देख लेते हैं कि सेल और हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें वही सेल में इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या होता है, हायरर के पास गुड जब पास होता है जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देता है। यहाँ पे पोजीशन क्या होती है बायर की कि वो ओनर होता है गुड का, और लेकिन यहाँ पे पोजीशन हायरर की क्या होती है कि वो जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता वो बेल ही रहता है उस गुड का, ठीक है। बायर टर्मिनेट नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को, बाउंड है कि भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तुमने गुड की डिलीवरी ले ली है, अब इसका प्राइस तुमको देना पड़ेगा। लेकिन हायरर के पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है, रिटर्न कर सकता है उनको बिना किसी लाइबिलिटी के, ठीक है, टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। सेलर टेक द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द बायर्स इंसॉल्वेंसी। अगर बायर की कोई इंसॉल्वेंसी होती है, ठीक है, कि भाई डिलीवरी हो गई गुड की, क्योंकि पेमेंट करना एक एसेंस नहीं है, एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये हम आगे पढ़ेंगे। डिलीवरी मैंने कर दी, अब बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, सारा रिस्क मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है हायर परचेज एग्रीमेंट में। अगर हायरर फेल हो जाता है टू पे द इंस्टॉलमेंट्स तो सेलर के पास ये राइट है कि वो गुड वापस ले सकता है। जो सेल है हमारा वो रेगुलेट होता है बाय द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और जो हायर परचेज एग्रीमेंट है वो हायर परचेज एक्ट 1972 से रेगुलेट होता है। तो ये हमने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है, बेसिकली कैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या होती है जो हमने स्टार्टिंग में भी देखी थी कि ऑफर करेंगे टू बाय और सेल द गुड्स फॉर अ प्राइस, एक प्राइस भी डिसाइडेड होगा और उस ऑफर का एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। अब वेरियस टर्म्स भी होनी चाहिए रिगार्डिंग द डिलीवरी और पेमेंट। क्या क्या हो सकते हैं वो, कि या तो इमीडिएट डिलीवरी होगी या पेमेंट होगा, सेल में होता है, या फिर डिलीवरी या पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में होंगी।
और पोस्टपोन डिलीवरी और पेमेंट भी हो सकता है, मतलब कि फ्यूचर में भी हो सकता है। अब मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है? इन राइटिंग भी बन सकता है, ओरली भी बन सकता है, पार्शली इन राइटिंग पार्शली ओरल भी बन सकता है, या इम्प्लाइड फॉर्म भी हो सकता है कंडक्ट ऑफ पार्टीज को देखते हुए। तो ये हमने पूरा फॉर्मेलिटीज देख लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? गुड्स। अब गुड्स हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है। गुड्स मतलब कि सारी तरीके की एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें एक्शनेबल क्लेम्स नहीं आएंगे, मनी नहीं आएंगे, ये एक्सक्लूडेड है। अदर देन इंक्लूड क्या होता है? स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। ऐसी थिंग्स जो कि लैंड से अटैच है लेकिन सेल से पहले या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दौरान अंडर उसको हट अलग कर दिया जाएगा, सीवर्ड बिफोर द सेल, लैंड से अलग कर दिया जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि शेयर और स्टॉक्स गुड्स है। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? जिनको हम सूट से इन्फोर्स करवा सकते हैं, लीगल एक्शन से इन्फोर्स करवा सकते हैं। और मनी में यहाँ पे क्या इंक्लूडेड होगा? जो प्रेजेंट करेंसी हमारी चल रही है, जो हमारे पुराने कॉइन्स, ओल्ड कॉइन्स वगैरह ये सब है, इसको हम मनी में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसका एक केस लॉ हम अगर देखें, कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स मध्य प्रदेश इंदौर वर्सेस मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जबलपुर, तो ये हेल्ड हुआ था कि जो एनर्जी है ना वो गुड्स है, ठीक है। तो वहाँ पे जो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उसको एज अ डीलर माना गया, ठीक है, एंड वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, इन सबको भी गुड माना गया है। इसके अलावा पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, इन सबको भी गुड माना गया है, ठीक है। अब गुड्स का सब टाइप्स भी दे रखा है, क्या क्या है? गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, फ्यूचर गुड्स हैं और कॉन्टीजेंट गुड्स हैं। अब इसमें भी एग्जिस्टिंग गुड्स के भी सब टाइप्स हैं, स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन्ड। ये पूरा एक हम मान सकते हैं कि सेक्शन 6 जो है उसमें पूरा ये आता है। सबसे पहला एग्जिस्टिंग गुड क्या होता है? तो एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं? द गुड्स दैट आर रेफर्ड टू इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर टर्म्ड एज एग्जिस्टिंग गुड। जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया उसमें जो गुड्स रेफर करे गए उनको एग्जिस्टिंग गुड्स कहते हैं। जो प्रेजेंट में है, एग्जिस्टेंस में है, जब सेलर ऑफर कर रहा है, उसके लीगल पोजेशन में है, सेलर उनको ओन करता है, तो ये हो गया एग्जिस्टिंग गुड्स। इसके अलावा इसके सब टाइप्स देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स 2 क्लॉज 14 में हमने देखे थे, जो आइडेंटिफाइड हैं, जो एग्रीड करे हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे क्या दे रखा है कि भाई आपको अपना मोबाइल फोन सेल करना है ऑनलाइन, आपने एडवर्टीजमेंट दी पिक्चर और उसके सारी इंफॉर्मेशन के साथ। अब ये जो ए पर्सन है वो, जो बायर है वो एग्री करता है उसको सेल टू द सेल, एग्री करता है कि हाँ भाई मुझे ये फ़ोन चाहिए, तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। तो ये जो इस केस में मोबाइल है वो एक स्पेसिफिक गुड है। वहीं पे असर्टेन गुड क्या है कि बात यहाँ पे स्पेसिफिक गुड्स की हो रही होती है, लेकिन उन स्पेसिफिक गुड को हमको असर्टेन करना होता है फ्रॉम द लार्जर सेट ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल जैसे कि हम देखें कि मेरे पास 500 एप्पल्स हैं, उसमें से मुझे 200 एप्पल्स बेचनी है, तो अब मैं उसमें से असर्टेन कर रही हूँ कि हाँ भाई ये 200 एप्पल्स हैं, ये अलग मैंने कर दिए, इन 200 एप्पल्स को मुझे बेचना है, तो यहाँ पे ये असर्टेन गुड्स हैं। अब वहीं पे अनअसर्टेन गुड्स क्या है कि भाई स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं करा मैंने, मेरे पास 500 एप्पल्स है, इनमें से मुझे 200 एप्पल्स बेचनी है, मुझे नहीं पता भाई कि कौन सी 200 एप्पल बेचनी है, ठीक है, मैं बाद में चूज कर लूंगी बेचते वक्त, अभी मुझे पता नहीं कि कौन सी 200 एप्पल बेचनी है, मैंने अलग नहीं करा, ये अनअसर्टेन गुड्स है। फ्यूचर गुड्स जो हम देख चुके हैं कि अभी मेरे पास नहीं है, अभी ना तो वो मैन्युफैक्चर्ड है, ना प्रोड्यूस्ड है, ना मेरे पास एक्वायर्ड है, लेकिन फ्यूचर में आगे जाके वो मैन्युफैक्चर हो जाएंगी या प्रोड्यूस हो जाएंगी या फिर मैं एक्वायर कर लूंगी, मैं मतलब सेलर, ठीक है। अब फ्यूचर गुड्स में हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होगा, कभी भी एक्चुअल सेल नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख रहा है, मेरा क्या सेब का बाग है, सेब के बाग में मैंने एग्री करा कि हाँ भाई 1000 एप्पल मैं तुमको दे दूंगी, मेरे सेब के बाग में होगा। अब फ्यूचर गुड है ना ये, मेरे पास 1000 एप्पल अभी है थोड़ी, जब आगे मेरे बाग से मुझे मिलेंगी तब मैं आपको दे दूंगी। वहीं पे कंटिजेंट गुड्स आ जाता है। कंटिजेंट गुड्स क्या है? ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सब टाइप भी होता है फ्यूचर गुड्स का। कंटिजेंट मतलब कि कंटिजेंसी आ जाती है, कंडीशन आ जाती है कि भाई ये कंडीशन फुलफिल होगी तब मैं आपको गुड्स दे दूंगी। यहाँ पे भी हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होगा, कभी भी एक्चुअल सेल नहीं होगा।
तो ये हमने सब्जेक्ट मैटर देख लिया। ये पूरा 6 जो मैंने ऊपर डिफाइन करा गया है वही है, एक बार आप नज़र डाल लीजिए इस पे पूरे पे। ओके, अब हम देखेंगे 7 और 8 सेक्शन। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। तो इसमें क्या है, सेक्शन 7 का सिनेरियो बताता है कि कोई स्पेसिफिक गुड है, ठीक है, और बिना सेलर की नॉलेज के, सेलर को कोई नॉलेज नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब कि सेल होने से पहले ही, ठीक है, वो पैरिश हो गया या डैमेज हो गया, और जैसा कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्रिप्शन दिया गया था जब कॉन्ट्रैक्ट बना था उस डिस्क्रिप्शन से अब मैच नहीं करता, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा फुलफिल होने से पहले ही डैमेज हो गया, पैरिश हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वहीं पे जब हम 8 देखते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल तो हो गया है लेकिन अभी सेल नहीं हुआ है, और जो भी स्पेसिफिक गुड है वो बिना किसी पार्टी के फॉल्ट के, मतलब किसी पार्टी का फॉल्ट नहीं था, लेकिन वो पैरिश हो गए या डैमेज हो गए, या फिर जो हमने डिस्क्रिप्शन दी थी एग्रीमेंट में वैसा नहीं है, तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। दोनों केसेस में ही एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल में। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल इसका दे रखा है कि कोई एक स्पेसिफिक पेंटिंग खरीदनी है, अब जो उसकी डिलीवरी है और पेमेंट है वो किसी लेटर डेट पे स्केड्यूल करी गई है। अब डिलीवरी से पहले क्या होता है कि पेंटिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है फायर। अब यहाँ पे ना तो किसी बायर की गलती है ना सेलर की गलती है, फॉल्ट दोनों का ही नहीं है, तो यहाँ पे बायर के पास अगर रिस्क ट्रांसफर नहीं हुआ होगा तो जो एग्रीमेंट टू सेल है वो वॉइड हो जाएगा। अब ये नहीं हुआ होगा तो का क्या सीन है वो हम आगे देखेंगे, टॉपिक आएगा अलग तब हम उसमें देखेंगे। अब अगला इसका एसेंशियल हम पढ़ लेते हैं, प्राइस। 210 में था प्राइस, मनी कंसिडरेशन होता है सेल के लिए। अब सेक्शन 9 और सेक्शन 10 क्या बताता है वो देख लेते हैं। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, कि प्राइस डिसाइड कैसे होगा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में ही फिक्स कर दिया जाता है कि प्राइस क्या होगा। अगर फिक्स प्राइस नहीं लिखते तो कॉन्ट्रैक्ट में ही ये डिसाइड हो जाएगा, दोनों पार्टीज ये डिसाइड कर लेंगी कि किस मैनर में पेमेंट करना है, क्या पेमेंट होगा, किस तरीके से उसको फिक्स करना है, कौन डिटरमाइन करेगा, कैसे डिटरमाइन करेगा, ये सब पहले ही डिसाइड हो जाता है, ठीक है। अगर डिटरमाइन नहीं होता है तो बायर रीजनेबल प्राइस देगा। अब रीजनेबल प्राइस क्या होगा, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता कि क्या रीजनेबल प्राइस है, जो भी केस होगा सर्कमस्टेंसेस बनेंगे वो रीजनेबल प्राइस हो जाएगा। अब है एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि एग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है, कि जो टर्म क्या है कि जो प्राइस फिक्स होगी वो थर्ड पार्टी करेगी, लेकिन अगर वो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं करती है बाद में जाके तो वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन अब एक प्रोवाइजो है कि कोई गुड है या फिर उसका कोई पार्ट है या फिर जो बायर उसने उसको एप्रोप्रिएट कर लिया। एप्रोप्रिएट क्या कर लिया कि हाँ भाई मैंने जाके 10 फ़ोन थे, 10 फ़ोन में से मैंने जाके देख लिया कि हाँ भाई ये वाला फ़ोन खरीदना है, ठीक है, ये वाला फ़ोन मैंने एप्रोप्रिएट कर लिया है, तो अब उसके लिए तो मुझे एक रीजनेबल प्राइस पे करनी ही पड़ेगी। वही रीजनेबल प्राइस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब किसी जो थर्ड पार्टी को हमने वैल्यूएशन के लिए डिसाइड किया था, अगर उसको प्रिवेंट करा जा रहा है फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन, ठीक है, कोई भी सेलर या बायर के फॉल्ट पे हो रहा है, तो जो भी पार्टी फॉल्ट कर रही है, अगर सेलर फॉल्ट कर रहा है तो सेलर के अगेंस्ट सूट हो सकता है, बायर कर रहा है तो बायर के अगेंस्ट हो सकता है, मतलब कि जिस पार्टी ने फॉल्ट नहीं करा वो सूट फाइल कर सकती है अगेंस्ट द पार्टी हु इज इन फॉल्ट, ठीक है। तो ये हमने पूरा देख लिया है, कुछ एग्जांपल्स के साथ दे रखा है। सेक्शन 9 और 10, तो ये हमारा 9 और 10 के साथ पूरा होता है चैप्टर 2B। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।